हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पे देख रहे होंगे, बिहार दरोगा जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसका एक प्रैक्टिस सेट जो है वो आया है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो सर हैं रोशन आनंद सर, उनके द्वारा पब्लिश की गई है बुक है। विद्यासागर पब्लिकेशन के द्वारा यह बुक जो है वो पब्लिश की गई है। उसी बुक के प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो जीके वाले पेपर का है, मतलब पेपर 2 का। 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो हिंदी का है और 5 जो है वो प्रीवियस ईयर का है। तो ये 25 इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट देखें दिया गया है। उसमें से आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्वर्ण व्यवस्था की उल्लेख जो है वो किया गया है। तो यह जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आप लोग पढ़े होंगे ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ऋग मंडल के अगर तीसरे मंडल की बात करते हैं तो इसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो ये सारी चीज़ भी इससे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में किसका मिलान जो है वो गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। वितस्ता प्राचीन नाम है, उसका आधुनिक नाम है झेलम, यह बिल्कुल सही है। आस्किनी गंडक ये गलत है, क्योंकि आस्किनी का आधुनिक नाम जो है वो चिनाब है, ना कि गंडक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। परूसनी रावी सही है, बिपाशा ब्यास ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी तथा उतबी और फारूकी जैसे विद्वान किसके दरबार से संबंधित है। तो यह सब किसके दरबार में थे? महमूद गजनबी के दरबार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनबी के दरबार में। महमूद गजनबी से जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा। यह जो है वो 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें इसका जो सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था वो 1025 में गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, और उस समय गुजरात का जो शासक था वो भीम प्रथम था। मोहम्मद गजनबी जो था वो एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख तथा दूसरी तरफ अरबी मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के भी चलाया था। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम से याद रखिएगा, इसी के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 एडी में किया था। मोहम्मद गोरी की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी से याद रखिएगा, इसने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किया था। और सुप्तगीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा, यह जो गजनबी वंश था, यामनी वंश, उसके संस्थापक अल्पतगीन का दामाद था सुप्तगीन, जो कि प्रथम तुर्की शासक था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया था। तो दीवाने रियासत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था, जो बाजार नीति को सफल संचालन के लिए दीवाने रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया था, और इस विभाग का जो प्रमुख था वो मलिक याकूब को बनाया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली सल्तनत पे राज्य करता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो द्वितीय सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण करता है, और इसी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण होते हैं, और इसी से बचने के लिए 1304 में इसने सिरी में एक किला भी बनवाया था। इसने भू राजस्व की बकाया राशि को वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक एक नए विभाग की भी स्थापना किया था। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो इल्तुतमिश से ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था, और इसने एक 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, तुर्कान चिहलगानी, जिसको कि बाद में जाकर फिर बलबन ने बंद कर दिया था। अगर बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी की, तो इसने एक कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना किया था, जिसका जो प्रमुख होता था वो अमीर कोही होता था। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो दासों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना किया था।
वृद्धजनों को पेंशन देने के लिए दीवाने इस्तेहाक की स्थापना किया था, चिकित्सा के लिए दारुल सफा विभाग बनाया था और गरीबों को खैरात बांटने के लिए दीवाने खैरात विभाग की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक साइड यात्रियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड शासक के नाम दिए गए हैं। निकोलो कॉन्टी इटली, अब्दुल रजाक फारस, नूनीज पुर्तगाल और डोमिनिस पायस पुर्तगाल, ये सब यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। विजयनगर साम्राज्य से आप लोगों को याद ही होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, जिसकी आरंभिक राजधानी जो थी वो हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सालूब वंश, तुलु वंश और अरबीडू वंश। अगर निकोलो कॉन्टी इटली का जो यात्री था वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक जो फारस का यात्री था वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनी जो पुर्तगाली था वो अच्युतराज के साथ शासनकाल में आया था। और डोमिंग पायस पुर्तगाल जो था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है वो विजयनगर की यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं मैथ्स वाले क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है निम्नलिखित घटनाक्रम को उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। होम रूल लीग का गठन। देखिए, होम रूल लीग के गठन की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को 2 नाम दिमाग में आता होगा, एक बाल गंगाधर तिलक, एक एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किए थे और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन किया था। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो गांधी जी सत्याग्रह का ऐसे तो सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे, लेकिन भारत में सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो 1917 में चंपारण बिहार में ही किए थे। और इसी चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा जो है वो समाप्त करना पड़ा था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो है वो पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल 1918 में ही किया था। फिर खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो ये गांधी जी के द्वारा गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन जो है वो 1918 में ही चलाया गया था। तो ये सब जो है वो सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि यह जो विद्यासागर पब्लिकेशन का यह जो बुक है, रोशन आनंद ज्ञान बिंदु के द्वारा पब्लिश की गई जो बुक है, इसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अगर डेली बेस पर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ इसको कंटिन्यू करना है। और साथ ही साथ ये भी आप लोग बता दीजिएगा कि कंटिन्यू विथ एक्सप्लेनेशन और विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है या फिर कंटिन्यू विथ एक्सप्लेनेशन या कंटिन्यू विदाउट एक्सप्लेनेशन, इतना काम आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसका मिलान गलत है। 1924 का बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। 1924 का बेलगांव अधिवेशन ही एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ना कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार, ये बिल्कुल सही है। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था और तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा भी दिया था। फिर कह रहा है 1905 का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि 1905 के ही बनारस अधिवेशन में बंग भंग की आलोचना की गई थी और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन भी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम जो है वो मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। देखिए, मानव मस्तिष्क जो है वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम का होता है और यह 3 भागों में विभाजित होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन होता है? सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब विद्यमान होता है। मध्य मस्तिष्क की अगर बात करते हैं तो इसमें सेरिब्रम पिंडिकल होता है और पश्च मस्तिष्क की अगर बात करते हैं तो इसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगाटा जो होता है वो उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉर्ड केनिंग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई, यह बिल्कुल सही है। केनिंग के समय में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था और इसने ही पोर्टफोलियो प्रणाली को भी लागू किया था।
फिर कह रहा है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसके ही समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह भारत का प्रथम वायसराय था, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। तो यह तीनों का तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलान करने के लिए दिया गया है, एक साइड शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं और दूसरे साइड राज्यों के नाम दिए गए हैं। सत्रिया की अगर बात करते हैं तो यह आसाम के साथ मैच करेगा। कथक की अगर बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के साथ मैच करेगा। मोहिनी अट्टम की अगर बात करते हैं तो यह केरल के साथ मैच करेगा। और कुचिपुड़ी की अगर बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश के साथ मैच करेगा। देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 8 प्रमुख शैलियां हैं, 4 जो यहाँ नाम लिखे गए हैं, मतलब सत्रिया, कथक, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी, और 4 और याद रखिएगा, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी और कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तथा डीआरडीओ ने मिलकर विकसित किया है, यह बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से याद रखिएगा, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1940 में हुई है। डीआरडीओ की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1958 में हुआ है और इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और कह रहा है कि तेजस के बारे में दूसरा पॉइंट दिया गया है कि यह जो है वो एक ईंधन वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो यहाँ पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका कौन है, तो वो है सुरक्षा परिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और इसमें अभी वर्तमान समय में टोटल 193 देश हैं और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सार्क देश की स्थापना कब हुई थी। सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय है काठमांडू में और इसमें मेंबर हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, इसके सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसका मिलान गलत है। एक साइड मूल चट्टान दिए गए हैं, एक साइड रूपांतरित चट्टान के नाम दिए गए हैं। ग्रेनाइट, नीस, ये बिल्कुल सही है। स्लेट फाइलाइट, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रेबो क्वार्टजाइट, ये गलत है क्योंकि ग्रेबो जो है वो रूपांतरण जो है वो सरपेंटाइन है, ना कि क्वार्टजाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपको बताना है। कह रहा है कि 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, यह बिल्कुल सही है। देखिए, जो 1954 में गठित हुआ था परमाणु ऊर्जा विभाग, उसी की देखरेख में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का भी गठन किया गया था, तो यह तो बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है 1969 में देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइके अपाचे केरल रॉकेट प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट दिया है कि वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1, 2 और 3 यह तीनों पॉइंट जो दिए गए हैं वो तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो गलत है। एक साइड गर्म स्थानीय पवन दिए गए हैं और दूसरे साइड क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। कह रहा है कि चिनूक यूएसए एवं कनाडा, बिल्कुल सही है। हरमचन पश्चिम अफ्रीका, यह भी बिल्कुल सही है। हबूब ईरान, ये गलत है क्योंकि हबूब का क्षेत्र जो है वो सूडान है, ना कि ईरान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रीगा की खाड़ी जो है वो किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है। तो रीगा की खाड़ी जो है वो लाटविया एवं एस्टोनिया के मध्य अवस्थित है, जो कि एक बाल्टिक सागर का भाग्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाटविया एवं एस्टोनिया के मध्य। ध्यान रखिएगा, स्वीडन एवं फिनलैंड से अगर याद रखना है तो याद रखिएगा स्वीडन एवं फिनलैंड के मध्य जो है वो बोथनिया की खाड़ी है।
फ्रांस एवं ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच में इंग्लिश चैनल है, और फ्रांस एवं स्पेन की अगर बात करते हैं तो इसके बीच में बिस्के की खाड़ी और लोएंस की खाड़ी है। नेक्स्ट कह रहा है मिलान करने के लिए एक साइड देश है और दूसरी साइड राजधानियों के नाम दिए गए हैं। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। ब्राजील की अगर बात करते हैं तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया। चिली की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है सेंटियागो, और कोलंबिया की राजधानी है बोगोटो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैच करने के बाद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाला देश को उसके लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए भारत जो है वो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और सबसे कम अफगानिस्तान। इसको अगर आप चारों को अगर सीक्वेंस में अरेंज कीजिएगा तो सबसे पहले होगा पाकिस्तान, फिर दूसरे नंबर पर आएगा नेपाल, तीसरे नंबर पर आएगा म्यांमार और चौथे नंबर पर आएगा भूटान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा नेपाल से कौन कौन से राज्य, नेपाल से यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम टच करता है। भूटान की अगर बात करते हैं तो भूटान से आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और म्यांमार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। आगे है कि किसका मिलान गलत है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, सही है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, ना कि कृषि अनुसंधान। कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए पूर्वी घाट जो है वो एक प्राचीन मोरदार अपशिष्ट पर्वत है जिसकी ऊंचाई जो है वो पश्चिमी घाट की तुलना में कम है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो आंध्र प्रदेश में स्थित जिंहगाड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है या गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसे काबुल में दफनाया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी यानी बाबरनामा लिखा था, यह भी बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है कि बाबर तथा मेदिनी राय के बीच घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था, ये गलत है, क्योंकि बाबर तथा अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध जो है वो 6 मई 1529 को लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसका मिलान गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है 9 डिग्री चैनल कावारती व मिनिकॉय के मध्य, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है डंकुन पास दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य, ये गलत है, क्योंकि डंकुन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि कोनार, जमुनिया, बराकर ये सभी नदियां जो है वो किसकी सहायक नदी हैं। तो कोनार, जमुनिया, बराकर ये सब जो है वो दामोदर की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर की सहायक नदियां हैं। दामोदर की अगर बात करते हैं तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलकर बंगाल के हुगली में मिल जाती है, और इसको बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। और यह नदी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, इसके कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई है। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर कोसी की बात करते हैं तो कोसी नदी जो है वो पूर्वी नेपाल के निकट गोसाईथान चोटी से निकलती है, जिसको कि बिहार का शोक कहा जाता है। और ब्राह्मणी नदी की अगर बात करते हैं तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो यह किया गया था 1907 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1907 में। आगे है कि किसका मिलान जो है वो गलत है। पोंग बांध ब्यास नदी, बिल्कुल सही है। पोंग बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है।
टिहरी बांध भागीरथी नदी, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना गोदावरी नदी, ये गलत है क्योंकि शिव समुद्रम परियोजना जो है वो कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है फिर से कि किसका मिलान गलत है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है पपीते का पीला रंग कैरिजा जैंथीन, ये भी सही है। गाजर का रंग कैरोटीन, हल्दी का रंग बीटानिन, ये गलत है क्योंकि हल्दी का रंग जो होता है वो जैंथोफिल के कारण होता है, ना कि बीटानिन के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक जो है वो कोयला प्रदान करता है। तो यह करता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्रम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। गोंडवाना क्रम से याद रखिएगा, गोंडवाना क्रम की जो चट्टान का विकास है वो कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच हुआ है, और भारत में सर्वाधिक कोयला जो है वो बिटुमिनस प्रकार का होता है। वहीं अगर हम लोग विंध्य क्रम की बात करते हैं तो विंध्य क्रम का विस्तार जो है वो राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है, और इस चट्टान में लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब जो है वो पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की अगर बात करते हैं तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, टंगस्टन, सीसा, ये सारी चीज जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो जैविक घटक है, ऊर्जा संघटक है, जैविक घटक भी है। खाद्य जाल जो है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिकी की अगर बात करते हैं मतलब इकोलॉजी, तो इस शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम ऑनस्टेड हैकेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 23 जनवरी, ये गलत है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी से आप लोग याद रखिएगा, 23 जनवरी को अभी हाल ही में सरकार जो है वो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि किसका मिलान गलत है। राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये बिल्कुल सही है। राजीव गांधी कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, अंसी, बांदीपुर, ये सब जो है वो कर्नाटक में है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। मौलिंग, नामदफा, पक्की, कामलांग, ये सब जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ये गलत है। कैंपबेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा सिख, यूरोपियो, एंग्लो इंडियन एवं भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो यह दिया गया था 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम, जिसको कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसी अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की भी स्थापना किया गया था, और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार भी जो है वो प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था। देखिए, संविधान सभा का प्रथम वाचन जो है वो 4 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, और तृतीय वाचन जो है वो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। यहाँ आपसे द्वितीय वाचन पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि किस समाचार पत्र के खिलाफ लॉर्ड लिट्टन ने बर्नाकुलस प्रेस एक्ट लागू किया था। तो यह किया था सोम प्रकाश के खिलाफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो ईश्वरचंद विद्यासागर और द्वारिकानाथ विद्याभूषण के द्वारा 1859 ईस्वी में बंगला भाषा में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो किया गया था। उदंड मार्दंड की अगर बात करते हैं तो यह भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है, जो कि जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करते हैं तो इसके लेखक दयानंद सरस्वती थे, और अभ्युदय की बात करते हैं तो इसके लेखक मदन मोहन मालवीय थे।
बर्नाकुलस प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो बर्नाकुलस प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लाया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में हटाया गया था। नेक्स्ट है कि किसका मिलान गलत है। एक साइड संस्था और संगठन के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड संस्थापक हैं। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी बिबियन डेजाजियो, ये भी बिल्कुल सही है। तत्बोधनी सभा एमजी रनाडे, ये गलत है क्योंकि तत्बोधनी सभा जो होगा वो देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ मैच करेगा, ना कि एमजी रनाडे के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया था। तो पुडुचेरी को 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14वां संविधान संशोधन। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में हुआ था, जिसके माध्यम से दादरा और नगर हवेली को संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया था। अगर 12वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इस 1962 में हुआ था। इसके द्वारा गोवा, दमन एवं दीप को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। और 35वें संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर बाद में जनमत संग्रह के माध्यम से 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य जो है वो बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत कारखाना आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यह लगाया गया अनुच्छेद 24 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24 के तहत। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 में क्या है। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 25 की अगर बात करते हैं तो यह अनुच्छेद जो है वो अंतकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 26 की अगर बात करते हैं तो यह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट कह रहा है मिलान करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो अनुच्छेद 39 में है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास की अगर बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 43 में है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण की अगर बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 50 में है। और कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो अनुच्छेद 42 में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो देखिए मूल कर्तव्य जो था वो मूल संविधान में था नहीं। इसको बाद में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मूल कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उस समय टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। शपथ का प्रारूप जो है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो शपथ है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो दिलवाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53(1) में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका जो होगी शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में चर्चा जो है वो किया गया है। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग हेतु प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही अध्यक्ष या सभापति को दिया जा सकता है। तो लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की जो प्रक्रिया का वर्णन है वो अनुच्छेद 124 के 4 में उल्लेखित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो जड़ों का रूपांतरण नहीं है, यह पूछ रहा है। देखिए जड़ों का रूपांतरण किस में होता है, मूली, सलजम, गाजर, शकरकंद, ये सब जड़ों का रूपांतरण है। और तना का रूपांतरण कौन कौन है, हल्दी है, अदरक है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, ये सब तना का रूपांतरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्याज। आगे कह रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछ रहा है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, ये बिल्कुल सही है।
फिर कह रहा है अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। और अशोक मेहता समिति का गठन जो है वो 1977 में हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो कि 1986 में गठित हुआ था, उसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने का सुझाव दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी गई है, यह भी बिल्कुल सही है। कह रहा हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो आलमगीरपुर है, यह भी बिल्कुल सही है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूरब में आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के पास, तथा पश्चिम में जो है वो सुतगोडगोड बलूचिस्तान दासक नदी तक था, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है यह लौह युगीन सभ्यता थी, यह गलत है क्योंकि यह जो था एक नगरीय और काश युगीन सभ्यता थी, ना कि लौह युगीन सभ्यता थी। तो यहाँ 1 और 2 जो है वो सही है, तीसरा जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है वो कौन बन सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। देखिए वर्तमान प्रावधान के अनुसार इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होगा वही निर्धारित किया गया है। आगे है कि राज्य अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत किसने दिया था। तो पहला सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। आगे है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं धोबिंग सोडा यानी वॉशिंग सोडा का, तो उसका होता है Na2CO3 10H2O। Na2S2O3 की अगर बात करते हैं तो ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसका कि प्रयोग फोटोग्राफी और एंटीडोट के रूप में किया जाता है। और NaOH से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, जो कि 1961 से लेकर 1966 तक था। और इस योजना में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया था। यह योजना जो था वो पूर्णतः असफल रहा था, क्योंकि 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हो जाता है, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है, और 1965-66 में देश में सूखे जैसी आपदा भी आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिल मूंगफली कौन सी फसल है। तो तिल मूंगफली ये सब जो है वो खरीफ फसल है, क्योंकि खरीफ फसल कौन होता है, जून जुलाई में जो बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जैसे कि चावल, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, ये सब क्या है, खरीफ फसल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ फसल है। और ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो रबी से याद रखिएगा, इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब जो है वो रबी फसल है। और अगर जायद फसल की अगर बात करते हैं तो जायद फसल जो है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब जो है वो जायद फसल का एग्जाम्पल है। आगे कह रहा है कि M3 बृहद मुद्रा जो है वो बराबर होता है। तो M3 जो होता है वो M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमा राशियां जो है उसके बराबर होता है। अच्छा, अब अगर बात आती है कि M1 क्या होता है, तो M1 जो है वो जनता के पास जितनी मुद्रा है उसमें अगर आप बैंकों के पास मांग जमा और RBI के पास अन्य जमा को अगर ऐड कर दीजिएगा तो वो M1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का गठन कब किया गया था। तो LIC का गठन जो है वो 1956 में किया गया और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। आगे है कि उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान अथवा बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में होने वाले अल्पकालिक गिरावट से किस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो उत्पन्न होती है। तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जो कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अच्छा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि जब कोई उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान अथवा बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में होने वाली अल्पकालिक गिरावट जो है
वो किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, तो यह चक्रीय बेरोजगारी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जो है वो राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो गलत है। एक साइड भौतिक राशि है, दूसरे साइड मापन इकाई दिए गए हैं। कह रहा है दाब पास्कल सही है, प्रकाश का तरंग है एंगस्ट्रम सही है, उष्मा कैलोरी ये भी बिल्कुल सही है, ज्योति फ्लक्स टेस्ला गलत है क्योंकि ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय प्रेरण का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है वो बराबर होती है। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के बराबर होती है। आप लोग पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग के बराबर होता है। me इज इक्वल टू ke प्लस पी। फिर कह रहा है सेकंड लोलक यानी जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, तो उसका आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकंड। एक फार्मूला याद रखिएगा, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो t बराबर 2π√L/g होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। रात्रि के समय में तारों का टिमटिमाना यह तो है, सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के बाद कुछ समय तक पूर्व सूर्य का दिखाई देना ये भी बिल्कुल सही है, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई के कुछ ऊपर दिखती है ये भी है, हीरो का चमकना ये नहीं है क्योंकि हीरो का चमकना हो गया, फिर पानी में वायु से भरे बुलबुले का चमकना हो गया, मृग मरीचिका का बनना, ये सब जो है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है, ना कि अपवर्तन के उदाहरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक के संदर्भ में किसका मिलान जो है वो गलत है। गृह त्याग कमल यही गलत है क्योंकि गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है, ना कि कमल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था जिसको कि धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, और फिर इनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर नामक स्थान पर 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति पीपल सही है, प्रथम उपदेश धर्मचक्र सही है, और मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर आप ऐड कर देते हैं तो द्रव्यमान संख्या बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु का आकार जो है वो घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है कि गन मेटल किसका मिश्रण है। गन मेटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कॉपर, जिंक और SN का मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, Cu प्लस Zn प्लस SN। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा पूछ ले Cu प्लस Zn, तो Cu प्लस Zn से क्या बनता है, पीतल बनता है। फिर Cu प्लस Zn प्लस Ni पूछ ले तो इससे जर्मन सिल्वर बनता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की नाइलोन है। तो नाइलोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइलोन क्या है। नाइलोन एक पॉलीएमाइड है जिसका उपयोग जो है वो रस्सियों के निर्माण, मजबूत जाल के निर्माण ये सब में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीएमाइड। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीस्टायरीन की, तो पॉलीस्टायरीन का उपयोग जो है वो पैकेजिंग उद्योग में किया जाता है। बेकेलाइट की अगर बात करते हैं तो बेकेलाइट का निर्माण जो है वो फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड मिलाकर किया जाता है। आगे है कि जीवाणु, नील रहित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको मोनेरा में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा में। आप लोग पढ़े भी होंगे कि आधुनिक जीव विज्ञान में 5 जगत वर्गीकरण किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। आगे है कि लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम जो है वो भोजन को, स्टार्च को डायसेकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है। तो यह तोड़ देता है टाइलिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। देखिए लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। और लार में जो उपस्थित लाइसोजाइम और थायोसाइनाइट होता है वही भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं को नष्ट भी कर देता है।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि हैजा बीबियो कैलोरी जीवाणुओं के कारण होता है, ये बिल्कुल जो है वो सही है। फिर उसके बाद कह रहा है चेचक बेरियोला वायरस के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। डिप्थीरिया लिस्मोनिया वायरस के कारण होता है, ये गलत है, क्योंकि डिप्थीरिया जो है वो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जीवाणु से होने वाले और भी कुछ रोगों के नाम याद रखिएगा, जैसे कि टेटनस हो गया, टीबी, काली खांसी, कुष्ठ रोग, प्लेग, ये सब जो है वो जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी है। आगे कह रहा है मिलान करें। किण्वन की अगर बात करेंगे तो ये लुईस पास्चर के साथ मैच करेगा। विटामिन की अगर बात करेंगे तो यह फंक के साथ मैच करेगा। चेचक टीका एडवर्ड जेनर के साथ, और पेंसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ईस्ट में जनन जो है वो किस विधि से होता है। तो ईस्ट में जनन जो है वो मुकुलन विधि से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि उबेर कप का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो उबेर कप की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप, चड्डा कप, ये सब जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। अगर हम लोग हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी से याद रखिएगा आगा खां कप, बेटन कप, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप, अब्दुल रज्जाक कप, ये सब का संबंध जो है वो हॉकी से है। अगर हम लोग बात बास्केटबॉल की करते हैं तो गोल्डन ईगल ट्रॉफी, SM अर्जुन राजा ट्रॉफी, ये सब जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। अगर हम लोग बात करते हैं गोल्फ की तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप, बाकर कप, राइडर कप, डनिहाल कप, ये सब का संबंध जो है वो गोल्फ से है। आगे है कि ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब की गई थी। तो ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 2002 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2002 में। आगे है कि अभय घाट जो है वो किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी का नहीं, इंदिरा गांधी का क्या है, शक्ति स्थल है। मोरारजी देसाई, हाँ तो मोरारजी देसाई का ही अभय घाट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है, और ज्ञानी जेल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल कहा जाता है। आगे है कि किसका मिलान गलत है। एक साइड पुस्तक है, दूसरे साइड लेखक के नाम दिए गए हैं। कह रहा है द गोल्डन थ्रेशोल्ड एनी बेसेंट, यही गलत है, क्योंकि द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो पुस्तक है उसके लेखक सरोजनी नायडू है, ना कि एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर सही है। बीजक कबीरदास सही है। मिताछारा विघ्नेश्वर, ये भी बिल्कुल सही है। आगे है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। यह भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, यह बिल्कुल सही है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1956 में जी शंकर करूपा को दिया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। और इसमें 11 लाख रुपए तथा भाग्य देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों यहाँ स्टेटमेंट सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो थी वो आशा पूर्णा देवी थी, जिनको यह पुरस्कार जो है वो 1976 में दिया गया था। और हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था। आगे कह रहा है कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया था। तो यह किया था 1939 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम जो है वो किस वर्ष गिराया था। तो अमेरिका जो है वो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन लुथेनियम नामक जो है वो बम गिराया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव प्रथम, जो कि गंग वंश का शासक था। और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं भीम प्रथम की, तो माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण जो है वो यह सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री विमल के द्वारा करवाया गया था। अगर धर्मपाल की बात करते हैं तो सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है वो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया। नरसिंह वर्मन प्रथम की अगर बात करते हैं तो यह पल्लव वंश का शासक था, जो कि तमिलनाडु में महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह पूछ रहा है। सूर्य का कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, सही है।
सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सूर्य की आयु 4.6 बिलियन वर्ष है, ये भी बिल्कुल सही है। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्षों में पूरा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ चारों के 4 पॉइंट जो है वो सही है, यहाँ कोई गलत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई जो है वो गलत नहीं है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से जो पूछा हूँ कि यह जो बुक है वो उसको कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करना है तो एक्सप्लेनेशन के साथ करना है या विदाउट एक्सप्लेनेशन, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग या तो कमेंट कर दीजिएगा कंटिन्यू विथ एक्सप्लेनेशन, या फिर कर दीजिएगा कंटिन्यू विदाउट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।